हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम युक्ति सामान्य ज्ञान सार के 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। ये 25,000 ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी इनकी बहुत प्रबल संभावना है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मास्टर वीडियो होगा वो होगा प्राचीन भारत के इतिहास पर। तो दोस्तों, आइए हिस्ट्री के शानदार प्रश्नों की श्रृंखला से अपनी शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए क्रांति के बिगल को शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के शानदार प्रश्नों से। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत चुनिंदा है और जो सभी परीक्षाओं में आपकी पूछे गए हैं प्रश्न, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ ले लें, चाहे यूपी पीसीएस ले लें, जीडी ले लें, कोई सी ग्रुप डी का एग्जाम ले लें, ग्रुप डी से यूपी पीसीएस और यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री से अपनी क्लास को। तो जो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो काल था वो आपका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा से मिले हैं, सुरकोटदा से। और सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन के प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। नेक्स्ट की बात करें, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो यह है सैल खड़ी। सैल खड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापार और शहरी जीवन था इनका। सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। तो शहरी होंगे तो व्यापार करेंगे, अब व्यापार करेंगे और शहरी होंगे तो उनके घर भी किसके बने होंगे? ईंटों के बने होंगे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई। लोथल पड़ता कहाँ पे है? लोथल गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मृतकों का टीला के अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट की बात करें, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से, सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? तो ये हड़प्पा था, सबसे पुराना शहर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलावीरा में। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई 1921 ईस्वी में हुई। और किसने की? दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का। हड़प्पा घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट की बात करें, रंगपुर, जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में। यहीं पर शिवशंकर का एक
जो है ज्योतिर्लिंग भी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंधों का हमें पता वहाँ पर प्राप्त मोहरों से पता चलता है, क्योंकि दोनों जगह बैल के चित्र में मिलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य में मिले हैं कालीबंगन से, और कालीबंगन पड़ता कहाँ है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में है, और सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में। तो इसे याद करने की ट्रिक है, मोहन स्नान करने गया। मोहन स्नान करने गया से आपको याद आ जाएगा कि बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, ये क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ पर लोहे के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो ये संस्कृति पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो ये आगे ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। देखिए 2-3 बार जो क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, सिंधु सभ्यता संबंधित थी तो आगे ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो यहाँ पर पाए गए मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है तो पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट की बात करें, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ये बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, हथियार मिले हैं और औजार मिले हैं, तो इसी से हमें जानकारी यहाँ के निवासियों के या सभ्यता के बारे में जानने का ये मूल स्रोत है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। यहाँ पर ईंटों से घर बने थे, शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो और जब ईंटें पक जाती हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिलता है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल है। कहाँ पे लोथल है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? ये भी आपका गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा पड़ता कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है वो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है।
उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल को उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था या वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का नहीं था। तंबाकू जो यहाँ पर लाए थे वो पुर्तगाली लाए थे। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो ये शुल्ब सूत्र है, ये ज्यामिति से संबंधित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। भारत के राज चिन्ह होगा यहाँ पर। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दोस्तों इससे क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, दर्शन पूछ देता है, उनके प्रवर्तक पूछ देता है। तो सांख्य दर्शन आपका कपिल ने लिखा है, तो ये ऐसे याद कर लीजिए, संख्या कपिल ने गिनी। न्याय गौतम ने किया। चारवाक, तो चारवाक आपको याद ही बना रहेगा, पतंजलि को हर किसी को पता है। पतंजलि ने क्या लिखा? कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया? योग। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व जैम, उत्तर बादरायण। पूर्व जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो ऐसे याद कर लीजिए, पूर्व जैमिनी, उत्तर बादरायण। उत्तर का मतलब ही बाद होता है। ऋग्वैदिक नहीं, वैशेषिक के कौन है? कणाद हैं। तो विशेष क्या होता है? कण होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, विशेष क्या है? कण है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता आपके मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। नेक्स्ट की बात करें तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो यह है हमारा श्रीमद् भगवद गीता। यह आपका कहाँ से लिया गया है? ये महाभारत से निकाला गया है, श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ये गोधन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। शूद्र का पहली बार उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होर्त बोलते हैं, होर्त। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। कुल सूक्तियों की बात करें तो 1028। कुल ऋचाओं की बात करें ऋग्वेद में तो 10,580 हैं। और इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। और अग्नि के लिए ऋचाओं की बात करें तो 200 हैं। और सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। वेद त्रयी की बात करें तो वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद हट जाता है और आपका 3 वेद रह जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और 4 वेद अथर्व जोड़ देंगे उसमें। वेद त्रयी आपका आ गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद हट जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद हैं। अथर्व का मतलब क्या होता है? तो अथर्व का मतलब पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा हमने बताया, पूर्व का मतलब जैमिनी और उत्तर का मतलब बादरायण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद के लिए 100% ब्राह्मण, तो ये सबसे प्राचीन है। जो 100% होगा वो सबसे प्राचीन होगा। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो किससे? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद जो पुस्तकें आधारित हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। नचिकेता और यम के बीच जो आख्यान में मिलता है वो किसमें मिलता है? कठोप उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? तो ये प्रकृति की उपासना है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द
प्रयोग किया गया है तो इंद्र का पर्यायवाची ही होता है पुरंदर। तो ऋग्वेद में इंद्र की जगह पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुलभ सूत्र किससे विषय से संबंधित है? तो सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सदगमया, असत से सत की ओर ले चलो, तो अस्तो माँ सदगया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराग युग भी बोलते हैं, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पुरुषनी नदी थी। दशराग युद्ध पुरुषनी नदी के कारण 10 राजाओं और भरत के बीच लड़ा गया था, सुदास और भरत के बीच। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या किस नाम से जानते हैं? तो ये ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो ये सिंधु है। नेक्स्ट की बात करें, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे वो केकय के थे, केकय के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो ये अफगानिस्तान में बहती थी कुभा, जिसे काबुल बोला जाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन थी? संख्या किसने गिनी थी? कपिल ने। ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में आता है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, अंतरजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, और ये गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को संबोधित किया जाता है। न्याय दर्शन न्याय किसने किया? गौतम ने। भारत में निष्क के नाम से जाने जाते हैं, तो निष्क के नाम से आभूषणों को पुकारा जाता था। भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषणों को जो है निष्क के नाम से जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पे? दर्शन पर आधारित हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। याफार यजुर्वेद और याफार यज्ञ, ऐसे याद रखिएगा, याफार यजुर्वेद और याफार यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या थी? तो मंत्रि परिषद को हम सभा बोलते थे, और समिति जो थी वो साधारण लोगों की थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य है। योग, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में, और इन्हीं को हम षड दर्शन भी बोल देते हैं। वह दस्तकारी जो आर्यों द्वारा बिहार में नहीं लाई गई, तो लोहार था, लोहारगिरी आर्यों द्वारा बिहार में नहीं लाई गई। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के थे पाणिनि, अष्टाध्यायी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती, इसे मातेतमा भी बोलते थे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल या कुटुंब थी। ऋग्वैदिक युग में की प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत बोलते थे प्राचीनतम संस्था को। नेक्स्ट की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? तो ये शतपथ ब्राह्मण था, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की
रचना की। विश्व का जो मित्र है वो गायत्री है, इसे याद कर लीजिए। विश्वामित्र आपको याद रहना रहेगा, क्योंकि इसमें दो में कन्फ्यूजन होता है, एक तो विश्वामित्र और दूसरा वशिष्ठ, जब आपका ऑप्शन में दे देता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो आधारित है वो सामवेद का जो है संकलन आधारित है। ऋग्वेद में जो श्लोक हैं उन्हें सामवेद में गाया जाता है, तो गायन पर आधारित है सामवेद आपका। नेक्स्ट की बात करें, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन हुआ? तो ये अथर्ववेद में हुआ। आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूह को, और आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो ये ऋग्वेद में। अघन्य किसे कहते हैं ऋग्वेद में? तो अघन्य गायकों को बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वध करने योग्य नहीं, अघन्या भी बोल देते हैं इसे। नेक्स्ट की बात करें, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा या क्रमु है, कुभा या क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने लिया, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का मतलब क्या होता है? तो अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। आर्य कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को। नेक्स्ट की बात करें, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या जो है वो 16 है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से। अब दोस्तों आइए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इनसे क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, कैसे भी करके आप लर्न करिए इन क्वेश्चनों को। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो ये लुम्बिनी था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक। जातक में बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं हैं, कहानियां हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न की बात करें तो वो आपका जैन धर्म से। 3 पिटारियां मतलब होता है इसका त्रिपिटक। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया? निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यहाँ पर या मुक्त हो जाना। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये कुशीनरा में, यूपी में पड़ता है कुशीनरा। मल्लियों द्वारा चुंद के यहाँ इन्होंने भोजन कर लिया था, जिससे इनकी यहाँ पर निर्वाण को ये प्राप्त हुए थे। शुकर मध्य इन्होंने खा लिया था, मांस जो होता है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की? तो महाकाश्यप ने की। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो एक बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन। नेक्स्ट की बात करें, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई? तो ये राजगृह में की गई। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का। मिलिंद पानो, राजा मिलिंद और नागसेन जो था बौद्ध भिक्षु, उसके मध्य संवाद जो पाया गया वो मिलिंद पानो पुस्तक है। उसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे उनके मध्य संवाद है। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अविलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इसमें विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन या कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। इसकी मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको इससे क्वेश्चन कभी रॉन्ग ही नहीं हो सकता है अगर वो ट्रिक आपने जान ली।
नेक्स्ट की बात करें, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। ये भी आपका एग्जाम में पूछ देता है, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। तो हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक जो माना जाता है वो हाथी को माना जाता है। और कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। सांड जो है यौवन का प्रतीक है। घोड़े से ये ग्रह से निकले थे तो ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल है वो ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, जब ये मर गए तो ये या निर्वाण प्राप्त हो गया तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है इनके। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो आलार कलाम थे। ये पहले गुरु हम कह सकते हैं इन्हें। बुद्ध में वैराग्य भावना के इन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर इनके वैराग्य की भावना बलवती हुई। ये जानते ही नहीं थे बूढ़ा क्या होता है, रोगी क्या होता है, लाश क्या होती है, सन्यासी क्या होता है। ये भी नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति मरता भी है, व्यक्ति रोगी भी होता है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। तो जब इन्होंने देखा तो अचानक से जब कोई चीज़ देखी इन्होंने तो इनका हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो गया और इनके अंदर वैराग्य की भावना प्रबल हो गई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और ये सबसे निरक्षर स्थान है जब जहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे अभी भी। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पड़ता है? तो ये विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। भारत में बौद्ध सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सांची में है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई? तो बुद्ध ने पाली को पाला। इसे याद कर लीजिए, बुद्ध ने पाली को पाला। बुद्ध ने जो भाषा का प्रयोग किया था वो पाली का किया था। अब इसमें ऑप्शंस देता था प्राकृत, अर्धमागधी और पाली, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से याद कर लीजिए। बुद्ध ने पाली को पाला, तो पाली से आपको याद आ जाएगा बुद्ध ने प्रयोग किया था। और जैन धर्म में जो की गई वो प्राकृत और अर्धमागधी की गई। कश्मीर के में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबसार के शासनकाल में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया, सबसे पहला उपदेश। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है बौद्ध गया। जातक ग्रंथ किसका है? तो ये बौद्धों का है जातक ग्रंथ। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोध गया में हुई। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो ये डाला महिला और शूद्रों पर। नेक्स्ट की बात करें, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है? तो घोड़े को माना जाता है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो कपिलवस्तु में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये नागार्जुन थे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो ये अशोक के समय हुआ। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची, इसलिए ये विख्यात है। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ये पाली का किया गया। मैंने बताया ही था, बुद्ध ने पाली को पाला, तो ऐसे आप याद कर लीजिए इसे। अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो ये कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश की। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक।
नेक्स्ट की बात करें, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनी देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की गई कि इस गांव में जो है वो कर नहीं लगेगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, तो ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट की बात करें, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ये वही सन्यासी थे जो इनके साथ साधना करने गए थे, बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। इन्हीं को इन्हें अपना शिष्य बनाया। अब इसी को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो जात्रिक में हुआ, जानत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। महावीर के बचपन का नाम पूछा जाए या वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम की बात करें तो महावीर स्वामी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से थे? तो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर संप्रदाय के। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना? तो जमाली बने थे। इनके दामाद थे ये प्रियदर्शनी के पति। इनकी पुत्री जो प्रियदर्शनी थी उनके पति थे, तो इनके दामाद हुए। वही पहले इनके शिष्य थे। त्रिरत्न सिद्धांत, इसमें आता है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने कराया। अब स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद का जो सिद्धांत आता है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, स्यादवाद। और स्यादवाद का मतलब होता है शायद। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम बोलते हैं। कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है, तो जैन मत का है अनेकांतवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली से है, महामस्तकाभिषेक। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ। और दूसरी की कहा जाए तो ये वल्लभी में हुआ। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र, द्वितीय वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है? तो प्राकृत और अर्धमागधी में है। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो पाली है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो इनका चचेरा भाई था देवदत्त। वो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है तो वासुदेव से। नेक्स्ट की बात करें, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवंतों ने की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा था। नेक्स्ट की बात करें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। रेयंक वंश के किस शासक को कुड़िक
कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये उदयन ने की थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तो कहाँ हुई? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये डाला था झेलम के। नेक्स्ट की बात करें, किस प्रकार के मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, किस प्रकार के मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिसीकृत बर्तन NBPW। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी या राजगृह थी? नेक्स्ट की बात करें, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन के द्वारा किया गया, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट की बात करें, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन हुआ? तो घनानंद हुआ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई? कलिंग में। नेक्स्ट की बात करें, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो ये कौन था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। भोजक। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या कहा जाता था? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या था? तो धनी व्यक्ति था गृहपति का अर्थ। अब दोस्तों जैन संगतियां हुई हैं, तो प्रथम जैन संगति किसके समय में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र स्थान था, इस अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। द्वितीय हुई 512 ईस्वी में। स्थल था वल्लभी। देवार्द क्षमा श्रवण ने की अध्यक्षता। नेक्स्ट की बात करें बौद्ध संगतियों की, क्वेश्चन इससे दोस्तों रहता ही रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका बौद्ध संगतियाँ। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम हुई आपकी 483, दूसरी 383, 251 और प्रथम सदी में। 483, 383, 251 प्रथम। अब इसे याद कर लीजिए, ए बड़ा है, ए बी ए के, ए बड़ा है, के बड़ा है, ए छोटा है, के छोटा है। तो ए से आपको अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क, ए के। अब इसे याद कर लिए, रब पाक से आपको याद आ जाएगा राफार राजगृह और वाफार वैशाली, पाफार पाटलिपुत्र और काफार कुंडलवन। अब इसे आप अध्यक्षता याद कर लीजिए, मसमोब। इसे याद कर लीजिए, मसमोब। माँ से महाकाश्यप, सा से सर्वकामनी, मो से मोगलीपुत्र और वा से वासुमित्र। तो दोस्तों इसे बहुत अच्छे से आप रट डालिए,
इनसे आपको क्वेश्चन 1 या 2 हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं इससे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में आता है महाजनपद। महाजनपदों की बात करें तो महाजनपद में आप बस इतना याद रखिए, राजधानी और महाजनपद। तो अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। मगध की राजगृह या राजगीर भी बोलते थे, ये महाजनपद हैं। मगध, अंग। और काशी की वाराणसी या बनारस भी बोलते हैं। वज्र की वैशाली या विदेह या मिथिला। कौशल की श्रावस्ती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। चेद की शक्तिमती, चेद की शक्तिमती। मल्ल की कुशीनगर या पावा। अस्मक की पौधन्य या पोतन। वत्स की कौसंबी, कौसम। पंचाल की अहिछत्र या कामपिल्य। फरकाबाद जो क्षेत्र आता है वो पंचाल में ही आता है। मत्स्य विराटनगर, जयपुर। अवंती, अवंती की थी उज्जैनी या महेशमती। गंधार की तक्षशिला या पुष्कलावती। सूरसेन ये मथुरा वाला क्षेत्र आता है। और कंबोज राजपुर। नेक्स्ट की बात करें, अगला हमारा टॉपिक है मौर्यकाल। मौर्यकाल में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, और मौर्यकाल का टाइम पीरियड भी पूछते था, तो ये भी याद रखिए 322 से 185 ईसा पूर्व का जो समय था वो मौर्यकाल का समय था। तो मौर्यकाल की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, मौर्य साम्राज्य की। अब मौर्य साम्राज्य के में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये पण बोला जाता था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये कुणाल हुआ और अशोक का उत्तराधिकारी। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो ये विशाख दत्त जो थी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी? अभी पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देवानाम प्रियदर्शी उपाधि थी अशोक की। नेक्स्ट की बात करें, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये बौद्ध धर्म को कर लिया था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने जो थी इसकी मदद की थी। चाणक्य ही ये अलग अलग नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध धर्म का। यहाँ पर ये सबसे बड़ा स्तूप है सांची में। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी थी। ये यूपीपीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से प्राकृत का प्रयोग किया, तो ये मागधी में किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को चलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो ये तक्षशिला भेजा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र जो है वो धन से संबंधित मत समझ लीजिएगा। जो आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर संबंधित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। स्थापत्य कला के दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो किसका बना है? लकड़ी का। बराबर गया जिला पड़ता है। बराबर की गुफाएं हैं वो गया जिले में पड़ती हैं। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किस
किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने किया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, तो चंद्रगुप्त का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंदवंश का जो अंतिम राजा था गणानंद, उसे मारकर गद्दी पर बैठा था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला था। यहीं से चाणक्य भी पढ़े और महान महान जो शिक्षाविद हुए वो यहाँ सर शिक्षा ग्रहण उन्होंने की थी। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। तो चंद्रगुप्त विशाखदत्त ने अपने ग्रंथ में इनका वर्णन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो पाटलिपुत्र का प्रशासन जो वर्णन उपलब्ध है वो कहाँ पर है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? प्राकृत। अशोक बौद्ध धर्म का था, तो बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो पाली थी, लेकिन यहाँ पर इसने शिलालेखों में भाषा जो प्रयुक्त की है वो प्राकृत की है। ये अच्छे से याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो मित्र है। ये अर्थशास्त्र में ही बताया गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अर्थशास्त्र में जो किया है, तो उसमें 7वां अंग जो बताया गया वो मित्र को। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुंभकार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र से हुए हैं। कुंभहार स्थल के जो अवशेष हैं वो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए। कुलिंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये अशोक ने की। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि, यानी देवों में प्रिय, तो इसलिए उसे हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इस कारण उसे अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण जो है उसकी उपाधि है देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट की बात करें, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। ये देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ, यूपीपीसीएस, आईएएस प्री और यूपीपीसीएस जीआईसी में भी आया है जो क्वेश्चन। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। 1837 में अशोक के शिलालेखों या लेखों को ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन इन्होंने किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें तो वो बृहदत्त था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख मिला है, तो ये कालसी स्थान पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ से अशोक का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख का मतलब होता है शिलाओं पर लिखे गए लेख, पत्थरों पर लिखे गए लेख। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाया था, और सबसे बड़ा स्तूप यही है भारत में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, और 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया सेलुकस को। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति थी? तो यह उक्ति थी मेगास्थनीज की कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, उसने ये कहा था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष बोला जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ कहा जाता? तो ये मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है, ना कि अर्थ या धन से संबंधित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जो युद्ध होता है और उसमें अशोक जो है उसका भारी रक्तपात को देखकर उसका हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाता है और वो युद्ध ना करने की कसम खा लेता है। नेक्स्ट की बात करें, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो क्या है? दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र पुत्र को, और पुत्री थी संघमित्रा, उसे श्रीलंका भेजा। अशोक के मनसेहरा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, शहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान में पड़ता है, से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से खरोष्टी भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन है और अशोक का भी वर्णन है। नेक्स्ट की बात करें मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो है उसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, 185 से 319 ईसा पूर्व का जो काल आता है वो मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है या मौर्योत्तर टाइम पीरियड के रूप में जाना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। काणवंश या काणवंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव था। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का। इनके लिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कडफिसेस सेकंड ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाण शासक था कडफिसेस सेकंड। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा जो है सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का। नेक्स्ट की बात करें, सातवाहनों ने सब पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध अधिकारी बन गया? तो ये कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली का मिश्रण है, तो भारत ग्रीक या यूनानी शैली। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस मौर्य वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो ये हैं कुषाण। नेक्स्ट की बात करें,
प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये कुषाणों ही ने ही चलाए थे नियमित रूप से सोने के सिक्के। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो ये सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाणों के काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कर्ण वंश ने किया। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जर्नल ने हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। चीनी जर्नल ये था पेन चाओ। नेक्स्ट की बात करें, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों पर जारी किया गया, तांबे के सिक्कों को जो जारी किया वो कुषाणों के द्वारा किया गया। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। और सातवाहन राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन राजाओं की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है तो वो कौन सी है? गांधार। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। और पुरुषपुर का दूसरा नाम पूछा जाए तो वो है पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गांधार कला थी तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की या भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? तो ये थे सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया यूनानियों द्वारा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने जो था वो रेशम मार्ग का आरंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के द्वारा। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। विक्रम बड़ा है तो उसे छोटा कर दीजिए, 57 छोटा है, जो बड़ा है वो छोटा है, छोटा है वो बड़ा है, छोटा ये है शक, तो शक 78 हो जाएगा और विक्रम 57 हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? स्थित था तो उस समय जब अविभाज्य भारत था तो उस समय भारत में था, अब इस समय पाकिस्तान में है तक्षशिला। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, कार्तिकेय, उनका अंकन मिलता है। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईसवी सन है। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये कनिष्क का था अश्वघोष। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो बाल विवाह की प्रथा जो प्रारंभ हुई वो कुषाण काल में हुई। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार शैली उसे बोलते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का जो सम्मिश्रण मिलता है वो गांधार शैली में मिलता है। सातवाहनों की राजधानी अब स्थित है तो अमरावती, जो प्रेजेंट में राजधानी बनाई गई थी आंध्र प्रदेश की अमरावती, अब जो चेंज हो गई है, अब तो विशाखापत्तनम नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो वेदिकीय क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट की बात करें, 7वां टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है
तो ये है संगम काल। तो संगम काल में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो विख्यात था वो कपास का व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, इसलिए ये विख्यात था। नेक्स्ट की बात करें, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकाप्पियम धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है कुरल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पाड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ग्गी पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेनगुट्टवन था, सेनगुट्टवन। नेक्स्ट की बात करें, तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई ये तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो तोलकाप्पियम जो है वो महत्वपूर्ण व्याकरण रचना मानी जाती है संगम युगीन की, संगम युग की। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये चेर का था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय के। और कार्तिकेय जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र हैं। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, कोन को मन्नन। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेनगुट्टवन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल था, करिकाल। नेक्स्ट की बात करें, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उरैयूर। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तोलकाप्पियर ने जो है तोलकाप्पियम की रचना की। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम बोला जाता था, मनरम। पाड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? तो विद्वानों से संबंधित है संगम। नेक्स्ट की बात करें, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पाड्य नरेश ने भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पाड्य नरेश। तमिल काव्य का ओडेसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलई को बोला जाता है तमिल काव्य का ओडेसी। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो करिकाल ने की, करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं। नेक्स्ट की बात करें तो संगम जो हुए हैं वो 3 संगम हुए हैं। तो प्रथम संगम जो हुआ है वो मदुरई में हुआ है, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलवे में हुआ है और तृतीय संगम मदुरई में। पहला तीसरा मदुरई में और द्वितीय कपाटपुरम या अलवे में। प्रथम के अगस्त्यार थे, अगस्त्यार इन्हें अगस्त ऋषि भी बोलते हैं। द्वितीय के भी अगस्त ऋषि थे, अगस्त्यार। और तृतीय संगम के थे नकीरर। नेक्स्ट जो हमारा 8वां टॉपिक स्टार्ट होता है गुप्त काल का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 319 से 540 ईसा पूर्व का जो काल था वो गुप्त काल के रूप में जाना जाता है। अब गुप्त काल की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो श्रीगुप्त ने की थी। और गुप्त जो थे वो सामंत थे किनके? कुषाणों के। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट की बात करें, गुप्त शासन के दौरान ऐसा
व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त की थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये स्कंदगुप्त थे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए ये प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से ही अजंता कलाकृतियां संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड थे। चंद्रगुप्त सेकंड के ये राज कवि थे और जिन्हें उपाधि दी गई विक्रमादित्य की। अजंता चित्रकारी अजंता चित्रकारी की विषय किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। एरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से है। फायान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड में। और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फायान चंद्रगुप्त सेकंड और हर्षवर्धन हासे हेनसांग के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज भी कहा जाता है। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। नेक्स्ट की बात करें, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो कोहम स्तंभ लेख में। फायान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त सेकंड में, एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट की बात करें, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो ये 16 गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत की बात करें तो गुप्त संवत जो है 319 है को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त सेकंड भी देखने को मिलेगा, लेकिन गुप्त संवत याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने आपका आरंभ किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसने शुरू किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की ही एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए? तो ये आपका गुप्त वंश के शासकों ने ही दिए थे। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त की ही स्मृति में ही है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के। किस काल की स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल की। स्त्रियों की बराबरी जो थी वो पुरुषों के बराबर थी। नेक्स्ट की बात करें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर
उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। विंसेंट स्मिथ, याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये भारत में स्थित था और वर्तमान में ये रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में। प्राचीन में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट की बात करें, किस राजा का एक नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो नाम था वो देवगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो थी वो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया तो स्कंदगुप्त हैं। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का कृत्रिम क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की ही एक विशेषता थी। इसमें नगरों का क्रमिक पतन स्टार्ट हुआ। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो ये गुप्त वंश था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो बाग या धार में। नेक्स्ट की बात करें, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो ये गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो कुमार संभवम था। यूरोपीय भाषा में प्रथम भारतीय ग्रंथ जो अनुवादित किया गया वो कुमार संभवम था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। महेर कुल का संबंध किससे है? तो हूणों से महेर कुल का संबंध है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को। पुंड्रबर्धन भुक्त या प्रांत अवस्थित था? तो उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट की बात करें, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये आर्यभट्ट थे। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त थे। नेक्स्ट की बात करें, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो गिनती होती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये विष्णु थे। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 4th सदी में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव जो लिखा वो कालिदास ने। नेक्स्ट की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है गुप्तोत्तर काल है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी इसे बोला जाता है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना की पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये हेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलिकेशन सेकंड को किसने पराजित किया? तो नरसिंह फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को जो है वो द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबार के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट।
हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हेनसांग जो भारत में रहा वो 14 वर्ष रहा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका तो पुलकेशन सेकंड ने रोका। चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो ये था कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा जो लिखी है वो बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी था तो कहाँ का था? थानेश्वर का। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। नागानंद के रचनाकार कौन थे? तो ये हर्षवर्धन थे नागानंद के रचनाकार। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज एवं प्रयागराज में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो ये हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने जो है गुर्जरों को पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन आए तो गुर्जरों को किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। आज भी हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो हेनसांग के द्वारा जो उसकी रचना है सीयूकी का मतलब होता है भारत की खोज। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। शिलादित्य की उपाधि उसने दी हेनसांग को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने जो है पुनर्गठन किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो ये था शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये था हर्षवर्धन। नेक्स्ट की बात करें, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित लिखी गई बाणभट्ट द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क 78 ईस्वी में किया गया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ये ईस्वी सन में कितना होगा? तो उसमें 78 हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 634 ईस्वी। नेक्स्ट की बात करें, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? तो ये कल्लड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो ये प्रयाग है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? तो पुलकेशन सेकंड ने रोका था। कोसेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो रेशम के लिए कोसेय शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट की बात करें, चीनी लेखक भारत का नामोल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये येनित्तु के नाम से करते हैं भारत का उल्लेख, येनित्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ये मुसलमान जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है जोशीमठ, द्वारका पड़ता है गुजरात में, जोशीमठ पड़ता है उत्तराखंड में, पुरी आपका उड़ीसा में और श्रृंगेरी पड़ता है कर्नाटक में। अब दोस्तों हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो लास्ट टॉपिक है प्राचीन भारत विविध, इसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो रिपीट हुए हैं काफ़ी बार
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये मेगास्थनीज हैं। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें उस समय बनाई जाती थीं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में किया गया, जिसकी रचना पंचतंत्र विष्णुगुप्त ने की थी। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है और नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा की गई है। इतिहास का पिता की पदवी किसे दी जाती है? तो हेरोडोटस को दी जाती है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला जो था वो आपका सिंध व झेलम नदी के बीच में था। नेक्स्ट की बात करें, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो वो थे चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार था। किसको चैल्कोलिथिक एज कहा गया है? तो ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पानो जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो क्रो मैग्नन को बोला जाता है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकामेडु से मिलती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये चावल था। नेक्स्ट की बात करें, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के। कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात लेखक को ज्ञात था? तो ये अरिकामेडु है। नेक्स्ट की बात करें, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से बना हुआ है। आबू माउंट आबू जो है का जैन मंदिर जो है संगमरमर से बना हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई? तो शैव धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट की बात करें, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अब नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा, मास्टर वीडियो जो हम बनाएंगे वो मध्यकालीन भारत पर बनाएंगे। तो दोस्तों
ये इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक परीक्षा के लिए, आपकी जो भी आगामी एग्ज़ाम है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज आपका एंसेंट हिस्ट्री में ही होते हैं। इसे एक दो बार देखिए, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट डालिए। आशा है काफ़ी आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।